आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पर। आज हम लेकर आए हैं बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर एग्जामिनेशन 2022 जो 31 मई 2022 को आयोजित किए गए थे। उसमें सामान्य अध्ययन में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्न का एनालिसिस। इसके पहले हमने बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर एग्जामिनेशन 2022 में भारत के इतिहास से पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस कर लिया है, जिसमें भारत के इतिहास से 20 प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्नों के एनालिसिस के बाद हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें उसका पुनः रिव्यू किया है, जिसमें ये बताए हैं कि भारत के इतिहास में जो 3 सेक्शन होते हैं उसमें किस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हुए बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर एग्जामिनेशन 2022 में जो 31 मई 2022 को आयोजित किए गए थे, उस एग्ज़ाम में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्न को देखना शुरू करते हैं। चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना है, ऑप्शन देखिए, बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना, एक छोटी व्यवसाय स्टार्टअप योजना, एक उद्यमी योजना, खिलाड़ियों के लिए एक छोटी बचत योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है आपको सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक ना। बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। इससे हम लोग देखते हैं स्लाइड में डिटेल से। देखिए यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आप देखिए, यहाँ पे SSY शॉर्ट में कहते हैं, भारत सरकार के द्वारा चलाई गई यह योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू हुई थी। माता पिता अपनी बेटी के नाम से इन्वेस्टमेंट अकाउंट यानी निवेश खाता खोल सकते हैं और अपने बच्ची के लिए पैसे जमा कर सकते हैं किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक शाखा में। बेटी के जन्म के समय ही आप ले सकते हैं इस योजना को, या फिर उसके उम्र 10 साल होने तक। 10 साल के बाद आप बेटी के नाम पर इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं, यानी ये निवेश खाता नहीं खुला सकते हैं। यानी 10 साल यानी जन्म के समय से लेकर के 10 साल तक आप सुकन्या समृद्धि योजना आप ले सकते हैं। हर साल कम से कम 250 रुपया और अधिकतम 1.5 लाख रुपए इसमें आप निवेश कर सकते हैं। ब्याज 7.6% है, लेकिन मार्च 2024 में एक खबर आई थी जिसमें इसका इंटरेस्ट रेट कर दिया गया था बढ़ा करके 8.2%। 8.2% यानी भारत में जितने भी निवेश योजनाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है अभी आपको बुजुर्गों के लिए जो बचत जमा होते हैं उनमें 8.2% है। और साथ में इस योजना में भी सुकन्या समृद्धि योजना में भी 8.2% इंटरेस्ट रेट आपको मिलते हैं। 15 साल इसमें जमा करने होते हैं। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना क्या हो गई, बेटी के लिए योजना है, निवेश योजना है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है। ऑप्शन है कृषि समिति, प्राकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स ये भारतीय संविधान की राज्य व्यवस्था जो है उसमें ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है संसदीय समिति से। देखिए भारत में सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो केंद्र सरकार की जो विधायिका होती है उसे हम संसद कहते हैं, और हमारे देश में संसद देश के लिए कानून बनाती है और बड़े फैसले लेती है। और संसद अपना काम काज जब करती है तो उसमें संसदीय समितियां उनके कामों में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यानी संसद को कोई काम करना होता है तो संसदीय समिति उस पर आपको सलाह देती है, विचार करती है और फिर उन्हीं चीज़ों को संसद में पास किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि संसद भारत में बहुत सारा काम संसदीय समिति के माध्यम से करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है। समिति 2 तरह की होती है संसदीय समिति, एक अस्थाई समिति, एक अस्थाई समिति। अस्थाई समिति का गठन हर साल होता है, एक नियमित अंतराल पर होता है। और अस्थाई समिति किसी विशेष मामले पर विचार करने के लिए अस्थायी रूप से उसका गठन किया जाता है, और अगर उस मामले पर वो रिपोर्ट दे देती है तो उस समिति को फिर उसको हटा दिया है, मतलब कि उसको समाप्त कर दिया जाता है, इसलिए उसको अस्थायी समिति कहते हैं। जबकि अस्थायी समितियां जो होती हैं वो एक नियमित अंतराल पर अस्थायी रूप से उसका गठन किया जाता है।
ऑप्शन है कृषि समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति एक अस्थायी समिति है और यह जितनी भी संसदीय समितियां हैं भारत में संसद की, उनमें सबसे बड़ी है, क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। इसका डिटेल देख लीजिए। संसदीय समितियां, भारतीय संसद का बहुत सारा कार्य सदन की समितियां द्वारा निपटाया जाता है। सभी विधेयकों पर सूक्ष्म व गहन जांच पड़ताल करती है संसदीय समितियां। संसद विधायी कार्यों को संपन्न करने तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य इन समितियों के माध्यम से करती है। एक तरह से संसदीय समितियां लघु संसद कहलाती है, क्योंकि संसद तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि निर्णय संसद लेती है, लेकिन संसद निर्णय लेने से पहले समिति का विचार लेती है और समिति जो विचार देती है फिर उसी को संसद में आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए इसको हम लघु संसद कहते हैं, क्योंकि संसद का छोटा रूप है। यानी संसदीय समिति के स्तर पर कोई चीज़ विचार हो जाता है तो फिर वही चीज़ विधेयक बनता है और फिर वही कानून बनता है। इसलिए संसदीय समितियों को आपको लघु संसद के नाम से जाना जाता है, यानी लघु संसद के रूप में काम करती है। अनुच्छेद 118 वन के अंतर्गत गठन इसका किया जाता है। 2 प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं, अस्थायी तथा अस्थायी, यानी उसी को तदर्थ कहते हैं। और सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य हैं और सभी किस सदन से हैं? सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस संबंधित है। ठीक है, ये केस आपसे पूछा जा रहा है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट में, वो आपको किससे संबंधित है? ऑप्शन है मौलिक अधिकारों से, बी में राष्ट्रपति चुनाव से, सी में निर्वाचन आयोग से, डी में राज्यपाल से, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकारों से। ये आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों से। आपको हम आगे चल कर के जब मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे और संविधान संशोधन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये टॉपिक काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पे डिटेल से चर्चा करने पर तो यहीं पे आधा घंटा लग जाएगा इस टॉपिक को डील करने में। तो जब हम संविधान संशोधन पढ़ाएंगे और मौलिक अधिकार बताएंगे उस समय इसकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पे ये जान लेना जरूरी है कि प्रथम संविधान संशोधन जो किया गया था उससे चुनौती दी गई थी और उन्हीं चुनौती के द्वारा जो सुनवाई चली सुप्रीम कोर्ट में, उसी के अंतर्गत ये केस भी आया था और इसमें ये केस मौलिक अधिकारों से संबंधित है, क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन में जो संशोधन किए गए थे उसे यह कहकर चुनौती दी गई थी कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और उसी से संबंधित ये केस है। इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा मौलिक अधिकारों से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है श्री कृष्ण सिन्हा, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? श्री कृष्ण सिन्हा जी बने हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हम लोग, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? ये संसद की बैठक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। संयुक्त बैठक, संसद की बैठक में कानून का निर्माण किया जाता है, लेकिन अगर कोई साधारण विधेयक किसी सदन के द्वारा 6 महीने से अधिक तक रोका रखा जाता है तो फिर राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाते हैं और संयुक्त बैठक में ये कानून पास किया जाता है। अतः यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108, यानी संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त बैठक होता क्या है? तो साधारण विधेयक जो पारित किए जाते हैं वो साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में पेश किया जा सकता है और एक सदन में, यानी मान लीजिए लोकसभा में पेश किया गया पहले और लोकसभा पास कर देगा तो राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा पास करेगा तो लोकसभा में जाएगा साधारण विधेयक। अगर एक सदन पास कर दे और दूसरा सदन के पास जब जाए पास होने के लिए तो वो 6 महीना तक कुछ भी निर्णय नहीं ले, यानी 6 महीना तक अगर दूसरा सदन 6 महीना तक उस पर कोई निर्णय नहीं ले, उस विधेयक को लटकाए रखेगा, तो फिर क्या होगा? उसे पारित कराने के लिए संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा
अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए 2 महीने के भीतर, 6 महीने के अंदर, 3 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 माह के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? ऑप्शन है केशवानंद भारती केस, नवतेज सिंह जौहर केस, नाज फाउंडेशन केस, जस्टिस के.एस. पुट्टू स्वामी केस। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्टिस के.एस. पुट्टू स्वामी केस। जस्टिस के.एस. पुट्टू स्वामी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये केस जो था न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ का मामला है। ये केस का नाम क्या है? तो न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टा स्वामी और भारत संघ यानी भारत सरकार से ये पुट्टा स्वामी जो कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, इन्होंने आधार को जो अनिवार्य किया था सरकार ने, उसके खिलाफ चले गए थे ये कोर्ट में। इन्होंने आधार को चुनौती दी थी कि आधार देने से हमारी निजता का उल्लंघन हो रहा है, निजता हमारी खतरे में है, और इसी केस को बोला गया आपको उन्हीं के नाम पर, न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टा स्वामी जो रिटायर्ड थे बनाम भारत संघ। इस केस में देखिए, कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के.एस. पुट्टा स्वामी ने क्या किया था, आधार परियोजना के संबंध में एक याचिका दायर की थी और याचिका में कहा था कि आधार से हमारी निजता का उल्लंघन हुआ है। और यह इस केस पे फैसला आया था 24 अगस्त 2017 को और 9 जजों की पीठ इस केस में बैठी थी और सर्वसम्मति से फैसला आया था कि प्रत्येक व्यक्ति को निजता का संवैधानिक अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी एक संवैधानिक मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही है। निजता का अधिकार मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था उसमें कि मुख्य रूप से अनुच्छेद 21 से लिया गया है यह निजता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता का संरक्षण का अधिकार है, उसी अधिकार में निजता का अधिकार भी शामिल है। निजता का अधिकार में क्या क्या लिया जाता है? तो व्यक्तिगत रुझान यानी पर्सनल इंटरेस्ट, पसंद को सम्मान देना, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, शादी करने का फैसला, किससे शादी करना है, कब करनी है, ये फैसला लेना, बच्चे पैदा करने का निर्णय, अपने मनपसंद, क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार एग्जामिनेशन में कि अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करना मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद 21 के तहत है। बच्चे पैदा करने का निर्णय, अकेले रहने का अधिकार, भूल जाने का अधिकार, ये सभी निजता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा पुट्टा स्वामी केस में ही आपको निजता का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब 8 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान हमारा जब निर्माण हो रहा था उस समय संविधान निर्माण के लिए कई समितियों का गठन हुआ था और प्रत्येक समिति को अलग अलग काम दिया गया था और उन समितियों के रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ा गया है। तो यहाँ पे संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन, यानी एक प्रांतीय संविधान समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है सरदार पटेल, के मुंशी, सूर्य सेन, भूला भाई देसाई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल जी। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1952 में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी मैंने बताया कि इस तरह का प्रश्न पहले कभी नहीं पूछा गया था, लेकिन नहीं पूछा गया था। हम आपको ये बताएंगे कि आगे चलकर बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे कि ये क्वेश्चन पहले किसी न किसी आयोग में पूछा जा चुका था और फिर यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था। तो भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1947, 1949। धीरे धीरे हम बताएंगे आपको कि किस आयोग के क्वेश्चन बैंक को आप बनाकर किसी एग्जाम में जाइएगा तो उससे आपको 5 से 10 प्रश्न का बहुत
बड़ा प्लस पॉइंट मिलेगा। यदि उस एग्जामिनेशन के 2, 3, 4 विषय को छांट करके भी अगर उसके सारे क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको अपने एग्जामिनेशन जो देने जाएंगे उसमें 5 से 10 क्वेश्चन का लाभ मिलेगा। तो हम बताएंगे आगे की वीडियो में कि वो कौन सा आयोग का अब तक के एग्जामिनेशन को क्वेश्चन को देख लेना। बीपीएससी को तो देख है, एक और आयोग है अपने देश में जिसके क्वेश्चन आपको देखकर जाएंगे। तो भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? 1947 में, 1949 में, 50 में, 52 में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949 में। इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संसदीय समूह क्या है? देखिए, एक स्वायत्त निकाय है और 16 अगस्त 1948 को संविधान सभा जो संविधान बना रही थी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसरण में, यानी कि संविधान सभा ने 16 अगस्त 1948 को एक प्रस्ताव पारित कर दिया था कि भारतीय संसदीय समूह का गठन किया जाएगा। तो उसी के अनुसरण में, यानी उसी को जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसी के आलोक में वर्ष 1949 ईस्वी में भारतीय संसदीय समूह का गठन किया गया था। और सदस्य कौन हो सकते हैं इस समूह, यानी ग्रुप न है, नाम में है भारतीय संसदीय समूह। तो इसके कौन कौन सदस्य हो सकते हैं? तो सभी संसद सदस्य और पूर्व संसद सदस्य सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि इसमें जो वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा या राज्यसभा के, या रिटायर्ड यानी कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या अब पूर्व सदस्य रह चुके हैं, पूर्व सदस्य हैं अभी, तो वो भी भारतीय संसदीय समूह के सदस्य बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें करना क्या होगा? तो जो भी इच्छुक लोग हैं इस समूह में शामिल होना चाहते हैं वो 500 रुपये का आजीवन सदस्यता शुल्क दे देंगे, तो वो आजीवन सदस्य हो जाएंगे इस समूह के। ठीक है, यहाँ देखिए सभी संसद सदस्य जो वर्तमान में है और पूर्व संसद सदस्य सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और 500 रुपये का आजीवन शुल्क देकर ग्रुप की आजीवन सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। और इस ग्रुप का क्या उद्देश्य और लक्ष्य है? तो संसद सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संपर्क को बढ़ावा देना, यानी संसद सदस्य जो भी पार्लियामेंट में हैं उनके बीच पर्सनली मित्रता या एक तरह से जान पहचान कराना ताकि एक दूसरे को जान सकें। इसलिए कहा जा रहा है कि संसद सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संपर्क को बढ़ावा देना, संसद के समक्ष आने वाले संभावित लोक महत्व के प्रश्नों का अध्ययन करना और संगोष्ठियां और चर्चा तथा प्रबंधन पाठ्यक्रम आयोजित करना। यानी मान लिया जाए कि कोई बड़ी समस्या या बड़ा कानून बनने वाला है तो उसके ऊपर ये संसदीय समूह विचार प्रकट करती है, संगोष्ठी करवाती है, बैठक होती है, उसमें विचार विमर्श होकर नया कुछ विचार अगर आता है तो इन सभी को सलाह देती है संसद को कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। प्रबंधन, यानी ये जो संसदीय समूह है उसका प्रबंधन कैसे होता है और उसको कंट्रोल कौन करता है? तो उसके लिए एक कार्यकारी समिति गठित की गई है। जिसमें एक सभापति होते हैं, 2 उप सभापति होते हैं, एक कोषाध्यक्ष और 16 सदस्य होते हैं। तो इस संसदीय समूह के जो सभापति होते हैं, तो जो जिस समय लोकसभा के अध्यक्ष होंगे पदेन सभापति वो इस संसदीय समूह के बन जाएंगे। यानी अभी मान ली ओम बिरला हैं तो अभी जो भारतीय संसदीय समूह गठित है उसके सभापति कौन हो जाएंगे? ओम बिरला जी। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। 2 उप सभापति होते हैं, तो कौन कौन? तो राज्यसभा के उप सभापति और लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समिति के आपको उप सभापति होते हैं। और कोषाध्यक्ष और 16 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक वर्ष एक बैठक होती है इसकी, और उस बैठक में जो भी आपको सदस्य होते हैं आजीवन सदस्यों में से चुना जाता है इसके आपको कोषाध्यक्ष को और 16 सदस्य को। अब देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ कि आप सुने होंगे उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार। ये शुरू हुआ था आपको 1995 में, और शुरू करने वाला संस्था कौन है? यही है। कौन? यही भारतीय संसदीय समूह ने 1995 में शुरू किया था एक पुरस्कार, उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार। और यह सबसे पहले 1995 में मिला था श्री चंद्रशेखर जी को। आपको कमेंट में बताना है कि अभी सबसे लेटेस्ट उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार किस वर्ष और किन्हें दिया गया है। ठीक है, ये आप बताइएगा हमको। चलिए, ये हो गया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 9 देखा। अब 10 देखिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस किन उपबंधों को प्रभावी किया गया? ए में राष्ट्रपति की शक्ति, केंद्र राज्य संबंध, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद, संवैधानिक संशोधन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। देखिए, संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो पूरा संविधान तो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 16 अनुच्छेद
395 में से 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही लागू कर दिए गए थे। यही पूछ रहा है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस या किन उपबंधों को प्रभावित किया गया था। तो मैंने अभी बताया कि पूरे संविधान तो लागू हुए हैं 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही। उसी में से जो कुछ प्रावधान है वो नागरिकता वाला अनुच्छेद लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही। निर्वाचन वाले ये अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे और फिर अंतरिम संसद को भी लागू कर दिया गया था। वो प्रावधान आपको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और पूरा संविधान लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। तो ये रहा आज का 10 प्रश्न जो बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर एग्जामिनेशन आपको 2022 में पूछा गया था। 100 प्रश्न सामान्य अध्ययन के पूछे गए थे, उसमें से अब तक हमने 20 प्रश्न भारत के इतिहास का एनालिसिस कर दिया है। और आज हम इस वीडियो में 10 प्रश्न जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से पूछे गए थे उनका एनालिसिस हमने किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक कर दें, और अब तक आप लोगों में से किसी ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और अभी आज ही आप जाइए प्लेलिस्ट में और संविधान का जो क्लास है, संविधान में जो पढ़ना है, उस पर हमने अब तक 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जा कर के वो 2 वीडियो जो भी संविधान और राज्य व्यवस्था की शुरुआत करना चाहते हैं वो 2 वीडियो देख कर रखिए। उसके बाद तीसरा वीडियो से हम और अगला वीडियो बनाएंगे जो उसके बाद का कंटिन्यू हो जाएगा। तो 2 वीडियो वहाँ पे बना हुआ है। ये संविधान की शुरुआत का है 2 वीडियो। आपको ये 2 वीडियो जो देख लेंगे उसे फिर अगला वीडियो और अच्छे लगेंगे। हालांकि सब वीडियो स्वतंत्र रूप से अपना अपना है, महत्व रखता है, लेकिन सिस्टम से अगर पढ़ाई करते हैं, सिस्टम से अगर देखते हैं तो ये आपको काफ़ी मददगार होने वाला है। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के 2 वीडियो एक प्लेलिस्ट में होगा, उसे आप देखें और उसे आगे हम अगले दिनों में हम आगे वीडियो बनाएंगे। यानी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में जो अगला ये होगा सिस्टम आगे बढ़ेगा, उसमें हम चर्चा करेंगे संविधान सभा और संविधान निर्माण पर। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि दुनिया में सबसे पहले संविधान सभा कहाँ कैसे हुआ। उसके बाद हम आएंगे भारतीय संविधान सभा, और भारतीय संविधान सभा ने भारत का संविधान का निर्माण किया है, तो वहाँ से आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो सिस्टमेटिक ढंग से सभी चीज़ों को अच्छे से देखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।